Hello everyone. This is the second part of our video, recruitment, selection, induction and orientation. So as we were discussing the suitability of the external resources of recruitment. So why is external resources of recruitment good? क्यों अच्छा होता है? पहला ये कि हम बाहर से स्किल, टैलेंट, नॉलेज वगैरह लेते हैं. Then it helps us to give the proper improve ideas, as I already said in my previous lecture. कि क्या होता है कि आप जब एक चीज़ का एक जगह में ऑलरेडी काम करता रहता है तो वो अकस्टम्ड हो जाता है किसी कंपनी से, किसी ऑर्गेनाइजेशन से. सो द मोर बेटर आइडियाज़, फॉर मोर बेटर आइडियाज़ यू नीड टू हैव न्यू पीपल. एज इन देखिए, जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन में एक आदमी काम कर रहा है और उसे मैनेजर के सारे हैबिट्स पता है, तो ऑब्वियसली जो उसको, अगर मान लीजिए वो मैनेजर इज़ वेरी गुड एंड एक्सेप्टिंग, तो गुड. इफ इट इज़ लाइक, इफ ही नोज कि ही डजंट इज नॉट वेरी फोर्थ कमिंग अबाउट न्यू आइडियाज़, तो क्या होता है कि जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो आगे जाने से हिचकते हैं, और वही नए आइडियाज़ होते हैं तो उनके कोई कुछ प्री कंसीव नोशंस, आइडियाज़ नहीं होते हैं, कुछ अपने प्री कंसीव नोशंस नहीं होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो नए तरीके से नया काम करने की कोशिश करते हैं, विच माइट बी बेनिफिशियली फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. सो प्री कंसीव नोशंस नहीं हुए. देन हो गया कि इसमें मिनिमम स्केल ऑफ वर्क होगा, ऑब्वियसली उसने अपने एक स्केल पे काम करा रहा है. उस देन द न्यू देर बी एंट्रेंस ऑफ न्यू पीपल. तो क्या होगा, ह्यूमन रिसोर्स मिक्स, एज इन नए आइडियाज़ का मिक्स होगा, पुराने आइडियाज़ का मिक्स होगा. सो प्रॉब्ली समथिंग बेटर वुड कम अप. फिर जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हैं वो भी जब नए लोगों से इंटरेक्ट करेंगी तो उनकी पर्सनैलिटी बढ़ेगी. देन द क्वालिटेटिव पर्सन जो बाहर से आएंगे वो इंडस्ट्री के लॉन्ग रन के लिए, इंटरेस्ट के लिए बहुत अच्छे होते हैं. Now, what are the various techniques or methods which can be used for recruitment? ये तो हमने पहले पढ़ लिया कि टाइप्स क्या होते हैं. अभी हमने पढ़ते हैं कि पहले डायरेक्ट मेथड्स क्या होते हैं. डायरेक्ट मेथड्स मतलब हुआ कि टेक्निक्स में रिक्रूटमेंट में पहले हुआ डायरेक्ट मेथड. डायरेक्ट मतलब मेथड क्या हुआ कि आप डायरेक्टली जाके एम्प्लॉय से बात कर रहे हो, तो आप जहाँ पर डायरेक्टली जाके एम्प्लॉय करेंगे, तो आप डायरेक्टली जाके एम्प्लॉय कहाँ करेंगे? कॉलेजेस में, इंस्टीट्यूट्स में. कैंपस रिक्रूटमेंट जो होता है वहीं पे एकदम सामने में आप उनसे बात करेंगे, उनके डाउट्स क्लैरिफाई करेंगे और उन्हें इनकरेज करेंगे कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो जॉब इंटरव्यूज़ हो रहे हैं उसके लिए वो बैठे, कैंपस इंटरव्यूज़ के लिए बैठे, और फिर शॉर्टलिस्ट करके स्क्रीनिंग करेंगे. एंड देन व्हाट विल द ऑर्गेनाइजेशन डू? दे विल इनकरेज कि द इंस्टीट्यूट और द प्लेसमेंट है जो भी है, कि उनसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में रहे ताकि अच्छे से काम. इसमें क्या होता है, इसमें ऑर्गेनाइजेशन का गुडविल का बहुत ज़रूरत पड़ता है. अगर गुडविल ऑलरेडी उनका पहले आके वो अच्छे से रिक्रूट करके गए होते हैं तो इट इज़ ईजियर, फास्टर. अगर पहले से नहीं गए कि होते, मार्केट में अच्छी गुडविल होती है तो भी इट इज़ ईजियर. नहीं तो फिर वही जो प्रेजेंटेशंस बना के वो लोग लाते हैं और इनकरेज करते हैं ऑर्गेनाइजेशन वालों को कि वो बोले कि सारे पार्टिसिपेंट्स पार्टिसिपेट करें उसमें. देन इज़ द इनडायरेक्ट मेथड. इनडायरेक्ट मेथड्स क्या होते हैं कि इसमें आप एडवर्टीजमेंट्स देते हैं, किसमें? न्यूज़पेपर में, जर्नल्स में, रेडियो में, टेलीविज़न में. उसमें क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन कोशिश क्या कर रहा है कि अ लार्ज टारगेट ग्रुप, जितना ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा लोगों को वो मार्केट, दे कैन कॉल इन फॉर इंटरव्यूज़, दे कॉल इन फॉर रिक्रूटमेंट. उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, अभी क्या होता है, अगर किसी स्पेसिफिक कॉलेज में जाते हैं, जैसे डायरेक्ट मेथड होता है, स्पेसिफिक कॉलेज इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो सिर्फ वही लोगों को एम्प्लॉय करते हैं. लेकिन जब एडवर्टीजमेंट होता है तो बहुत ज़्यादा बड़े जोग्राफिकल एरिया से लोग आके अपने रिक्रूटमेंट के लिए जा सकते हैं. देन थर्ड पार्टी एजेंसी. थर्ड पार्टी मेथड क्या हुआ? जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज हुआ, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी एजेंसीज हुए, प्रोफेशनल सोसाइटीज़ हुए, जो टेम्पररी सोसाइटीज़ हुए, लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स, ट्रेड यूनियंस, ये थर्ड पार्टी मतलब तीसरी पार्टी की तरफ से. देन इंटरनेट रिक्रूटमेंट. वी ऑल नो अबाउट द ई रिक्रूटमेंट स्टफ. सी, ई रिक्रूटमेंट में क्या होता है कि there are lots of portals, like naukri.com, then monsterindia.com. ये क्या होता है, इस पे आप अपना जो भी प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट है वो अपना सारा बायोडेटा उस पर अपलोड करके रह सकता है. अब जो एम्प्लॉयज़, जो ऑर्गेनाइजेशन को ज़रूरत होगी एम्प्लॉयज़ की, वो जाके डायरेक्टली वहाँ पे जाके पोर्टल्स पे देके कैंडिडेट्स को छांट के उनको इंटरव्यूज़ के लिए बुला सकते हैं.
Now, what are the recruit factors that are affecting the recruitment? अब ना recruitment is a very important function. We all have studied this. अभी क्या है कि पहले हमने क्या जॉब एनालिसिस किया तो आपको पता चल गया जॉब के लिए क्या क्या डिस्क्रिप्शन और स्पेसिफिकेशन का ज़रूरत है. आपने मैन पावर पे प्लानिंग की, आपको लगा कितने लोगों की ज़रूरत है. फिर आप रिक्रूटमेंट के लिए जा रहे हैं. जब आप देख रहे हैं कि भैया मेरे को आप आओ, कैंडिडेट्स को बुला रहे हैं कि आप आओ हमारे पास, इंटरव्यू का हम आपके लेंगे, हम आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए सिलेक्ट करेंगे. तो व्हाट आर द वेरियस फैक्टर्स विच अफेक्ट दी रिक्रूटमेंट. इसमें आपके इंटरनल फैक्टर्स आते हैं, जो है साइज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कितना बड़ा है, प्लान कर रहा है वो एक्सपेंशन का या डाइवर्सिफिकेशन का, क्या चीज़ का प्लान कर रहा है. देन उनकी रिक्रूटमेंट पॉलिसी क्या है कि वो ज़्यादा इंटरनल सोर्सेज से लेते हैं या ज़्यादा एक्सटर्नल सोर्सेज प्रेफर करते हैं. ये भी एम्प्लॉयमेंट, ये भी रिक्रूटमेंट प्लान जब बनाते हैं कोई ऑर्गेनाइजेशन, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि क्या चीज़ देख रहे हैं. इंटरनल फैक्टर्स का ज़्यादा, इंटरनल रिसोर्सेज को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं कि एक्सटर्नल रिसोर्सेज से वो लेना ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं. देन इमेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कि ऑर्गेनाइजेशन का जैसे हमने बताया कि उनकी ब्रांड इमेज या उनकी गुडविल एक मार्केट में क्या है. अगर मान लीजिए उनका गुडविल अच्छा है कि दे आर गुड पे मास्टर्स और दे पे वर्क प्रॉपर ऑन टाइम और दे गिव गुड ट्रेनिंग टू पीपल, या उनकी वहाँ पे प्रमोशन जो होती है वो बहुत बेहतर होती है, या ऐसे भी उसके प्रोडक्ट्स बहुत डिमांड में होते हैं, ये दिस इज प्रोस्पेक्टिव कंपनी विच इज़ गोइंग टू ग्रो इन साइज. तो क्या होता है, इमेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन गुड, देन ऑल ऑफ अस वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन. देन इमेज ऑफ द जॉब. इमेज ऑफ द जॉब इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि एक जॉब का कैसा इमेज आदमी का कैसे क्रिएट होता है, कि वो आपको एक रिस्पेक्टेबल पोजीशन प्रोवाइड कर रहा है, आपको अच्छी रेम्यूनरेशन दे रहा है, अच्छा सैलरी पैकेज है, आपके आपके प्रमोशन और रिकॉग्निशंस के चांसेस हैं, आपको गुड वर्क प्रोवाइड कर रहा है, आपके प्रॉपर करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं. और आपको लगता है, अगर किसी भी एम्प्लॉय को लगता है कि वहाँ पे ग्रोथ और करियर ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली दे विल टेंड टू गो देयर, right? Now, what are the external factors which control recruitment? External factors which control recruitment are like age, religion, उसकी literacy level क्या है, gender, occupation, ठीक है. देन लेबर मार्केट कैसा है. लेबर मार्केट कंट्रोल्स द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द लेबर, ठीक है. मान लीजिए एक स्पेसिफिक स्किल का कोई लेबर ज़्यादा डिमांड में है, तो कब कहाँ से हायर करेंगे, ठीक है, और फिर उसका सप्लाई कहाँ से लेंगे. तो अगर आप कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है जो काम कर रहा है और जो लेबर मार्केट उसके पास अवेलेबल है और कोई स्पेसिफिक स्किल के लिए उसे एक लेबर चाहिए, तो वो कहाँ से लेगा, ठीक है. तो कैसा लेबर मार्केट आपके पास अवेलेबल है on hand, in nearby, wherever it is very important. Then unemployment rate. See, if the unemployment, what is happening is we are asking people to please come and apply for candidature in your organization. अब क्या है, अगर employment rate high है तो लोगों को अगर better prospects दिखेगा तो वहाँ जाएगा. लेकिन अगर unemployment rate high है तो क्या होगा, लोगों के पास नौकरी नहीं है, तो कैसी भी नौकरी रहेगी लोग जाएंगे ही जाएंगे. तो क्या होता है कि रिक्रूटमेंट अनएम्प्लॉयमेंट रेट पे भी डिपेंड करता है. अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज़ हाई जहाँ पे आप दे रहे हैं, तो क्या होता है, तो आपको रिक्रूटमेंट ज़्यादा मिलते हैं. लेबर लॉस. अब सरकार बहुत सारी पॉलिटिकल दे मेक वेरी लॉस फॉर कंपनसेशन, हेल्थ, वर्किंग सेफ्टी एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग. तो गवर्नमेंट क्या है ना कि लॉज चेंज भी हो सकते हैं. अब अगर लॉ चेंज कर सकते हैं तो क्या है कि लेबर लॉज कितने स्ट्रिक्ट है. अगर आप चाह रहे हो कि अगर मिनिमम, देखिए जैसे कि एग्जांपल आपको बता रहे हैं, मिनिमम वेजेस एक्ट है कि एक स्किल एम्प्लॉय को मिनिमम 1 मंथ में आपको सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी पे करना ही करना है. मान लीजिए अनएम्प्लॉयमेंट रेट हाई है और उसके आधे अमाउंट में वो एम्प्लॉय करके रख रहा है. ऐसे में जिस अमाउंट में मान लीजिए 10,000 रुपये उसे महीने के देना है, तो 5,000 में 2 स्किल लेबर करके लेके रख रहा है. और क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत हाई है तो लोग ऐसे भी उनके पास आ रहे हैं, जो कि गलत है. तो गवर्नमेंट मान लीजिए ये लॉज स्ट्रिक्ट बना देती हैं, तो क्या होता है, तो उनको नहीं ले अप्लाई कर सकते. दूसरा है कि मान लीजिए 5,000 ही सीलिंग है, 5,000 पे ले रहे हैं, लेकिन लॉज चेंज कर देती है गवर्नमेंट, उसे 10,000 बना देती है, 15,000 बना देती है, तो ऑब्वियसली एक को हटाना पड़ेगा. तो क्या लेबर लॉज है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. Then what are the legal considerations, as in the reserve categories will get a preferred towards the in recruitment policies.
और कैसे कॉम्पिटिटर्स हैं. Competitors is needs to analyze the competition and offer resource packages in the terms of industry. What happens is, this also I've said many times in my previous lectures as well. You see, the amount of human resources are unlimited. Similarly, the number of organizations are also unlimited. So you train one employee thoroughly, and then the employee changes the organization, and then you train another employee. Is a very tedious process and requires a lot of time, energy, money, everything. So what happens is, you have competitors. So what we try to do is, we try to train our employees in such a way that they tend to be in that organization. They don't want to change that organization. They want to be a part of it for a long term, because they see career development opportunities. So they want to be a part of it, right? This is all about recruitment. Now we come to the second process, which is the selection. Selection क्या होता है? Selection is, आप सही आदमी को सही काम के लिए रख रहे हैं. ठीक है. अभी क्या है, रिक्रूटमेंट में क्या किया आपने, एप्लीकेशन बुलाया, भैया आप आओ, अप्लाई करो. एडवर्टीजमेंट हम दे रहे हैं, लेबर मार्केट देख रहे हैं, कॉम्पिटिटर्स देख रहे हैं, सब चीज़ देख रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, हम जा रहे हैं, सिर्फ हम सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं, हम जा रहे हैं और जाके वहाँ के बोल रहे हैं कि जाओ, आओ भाई हमारे यहाँ अप्लाई करो. सिलेक्शन क्या होता है? सिलेक्शन इज़ अ नेगेटिव प्रोसेस. Recruitment, why is it a positive process? It is a positive process because you are asking people to come and apply for you. लोग खुश होके आते हैं. सिलेक्शन इज़ अ नेगेटिव प्रोसेस, क्योंकि हर एक स्टेप पे आप लोगों को एलिमिनेट करते चले जाते हैं, राइट. अभी क्या है, सिलेक्शन होता है कि आप सिलेक्ट कर रहे हैं वो एक आदमी जो आपको लगता है, आपका जो आपने जॉब एनालिसिस करके जो जॉब का सारा आपने डिटेल निकाला है, उसमें एकदम परफेक्ट बैठ रहा हो, राइट. अब सिलेक्शन क्या है, आप क्लास वाइज डिवाइड करते हैं एंड यू सी who is good for your job and who is not. Now, David Robbins says that managerial position making process as to predict which job applicants will be successfully if hired. कि वो काम करेगा तो वो प्रिडिक्ट करना हो गया कि हम लेके जो भी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी एम्प्लॉय को ला रहे हैं वो कितना सक्षम होगा, कितना सक्सेसफुल होगा जो भी और जॉब हम दे रहे हैं उसको करने के लिए. So it is also, and then it is also said that selection is the process of choosing among the candidates. Lots of candidates there, no, from inside and outside the organization. You try to choose a candidate which is best suited for your current position. Then you try to differentiate between the applicants कि कौन सा ज़्यादा likelihood है कि हम कौन से आदमी को select करें जो मेरे काम के लिए एकदम सटीक आदमी हो, सटीक बंदा हो. Now selection process का, there is a number of selection process, ठीक है, lots of barriers they have to undergo before getting through the job. पहला क्या होता है, पहला होता है कि आपने बायोडेटा दे दिया, तो बायोडेटा में जो जो क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है उनका बायोडेटा वो लिखते हैं, क्योंकि ऑलरेडी कुछ जॉब स्पेसिफिकेशंस है. मान लीजिए ये एज है, या ये एक्सपीरियंस है, या फिर मान लीजिए 10 साल का एक्सपीरियंस मांग रहा है, 2 साल का एक्सपीरियंस मांग रहा है. तो जो भी वो लोग जो भी अपना जॉब के लिए अपना बायोडेटा दे रहे हैं, तो जो एग्जैक्टली स्पेसिफिकेशन है उसके हिसाब से वो बायोडेटा का स्क्रूटिनी करते हैं. जब बायोडेटा की स्क्रूटिनी उन्होंने कर ली, तो उसमें से जो प्रोस्पेक्टिव जो बायोडेटा वो सिलेक्ट करते हैं उन लोगों को वो इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं. ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रिलिमिनरी इंटरव्यू. प्रिलिमिनरी इंटरव्यू में क्या हुआ कि जितने भी आपके आप ट्राई ये करते हैं कि बिकॉज यू सी द पीपल हु कम फॉर रिक्रूटमेंट, नो, दे आर वेरी स्मार्ट पीपल. वो कई साल से यही काम ही कर रहे हैं, तो वो आपके बॉडी लैंग्वेज, आपसे बात करके, आपका प्रोस्पेक्टिव समझ के ऐसे भी समझ सकते हैं कि वो आप उनके काम के लायक हो कि नहीं हो. तो एक प्रिलिमिनरी इंटरव्यू में वो ये कोशिश करते हैं कि सिर्फ बायोडेटा नहीं, ऐसे भी हम स्क्रूटनाइज करके हटाएं जो लोग हमारे यहाँ नहीं हैं. देन दे आर सपोज टू फिल अप अ एप्लीकेशन ब्लैंक, जहाँ पे वो सारा चीज़ लिखते हैं जो उनकी पर्सनल डेटा, मैरिटल स्टेटस, जो बायोडेटा टाइप का हुआ वो सब चीज़. ऑब्जेक्टिव्स क्या हुआ, ऑब्जेक्टिव इसका एप्लीकेशन का फॉर्म का यही हुआ कि आप हटा रहे हो कि ना कैंडिडेट्स को, फिर आप बना रहे हो एक फॉर्मुलेटिंग क्वेश्चंस टू बी आस्क्ड टू द इंटरव्यू, फिर अब एक डेटाबेस बना रहे हैं कि जितने भी ऑर्गेनाइजेशन, जितने भी लोग अप्लाई कर रहे हैं उसमें से 1 या 2 सिलेक्ट होंगे, बाकी तो लोग सिलेक्ट नहीं होंगे. तो जिनको सिलेक्ट नहीं होंगे उनकी डेटा आप रख लोगे और जब बाद में कभी ज़रूरत होगी तो उसमें अप्लाई करवाएंगे. नाउ देयर आर सर्टेन सिलेक्शन टेस्ट. सिलेक्शन टेस्ट क्या होता है कि दैट इज़ द टेस्ट ऑफ इंडिविजुअल्स एटीट्यूड्स, बिहेवियर एंड परफॉर्मेंस.
और उस परफॉर्मेंस के हिसाब से वो लोग उनके पर्सनालिटी ट्रेस या उनके एप्टीट्यूड टेस्ट को देखने की कोशिश करते हैं, जज करने की कोशिश करते हैं कि इस ऑर्गेनाइजेशन में मान लीजिए कोई ऐसा सिचुएशन आया जिसमें इनको डिसीजन लेना हो या काम करना हो, या वो जिस जॉब के लिए उनको जो स्पेसिफिक स्किल्स चाहिए होता है या स्पेसिफिक एप्टीट्यूड चाहिए होता है, स्पेसिफिक एटीट्यूड चाहिए होता है, कोई पर्सनालिटी चाहिए होती है, वो सब चीज़ उस आदमी के पास है कि नहीं है. Now the various type of tests are first is like intelligence test. इंटेलिजेंस टेस्ट क्या होता है? इंटेलिजेंस टेस्ट इज बेसिकली अ मेंटल एबिलिटी टेस्ट. इसमें क्या करते हैं, वो मेजर करते हैं कि एक किसी पर्सन की क्या एबिलिटी है कोई भी इंस्ट्रक्शन समझने के लिए और उस हिसाब से जजमेंट्स लेने के लिए. तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं जैसे उनकी मेमोरी, वोकैबुलरी, वर्बल फ्लुएंसी, न्यूमरल एबिलिटी, परसेप्शन, स्पेटियल विजुअलाइजेशन. स्पेशल मतलब स्पेस में जो विजुअलाइजेशन होता है, ये सारे चीज़ों को वो टेस्ट करने की कोशिश करते हैं. नेक्स्ट इज़ द एप्टीट्यूड टेस्ट. एप्टीट्यूड टेस्ट में वो मेजर करने की कोशिश करते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन वाले हैं कि मान लीजिए कि कोई एक पर्सन है जो उस पर्सन उसकी जॉब के लिए अलॉट हो रहा है, वो एक उसको क्रूशियल टास्क अगर परफॉर्म दिया जाए, ठीक है, तो कितना सक्सेसफुली वहाँ पे अप्लाई करेगा. ये जनरली उन एप्लीकेंट्स को दिया जाता है जिनके पास प्रीवियस कोई नॉलेज नहीं है तो उस काम का, उस फील्ड का. तो वो क्या कर रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि उनको एक सिचुएशन दिया जाए कि अगर वो उसमें अगर काम करेंगे तो उनका क्या अप्रोच रहेगा टुवर्ड्स द प्रॉब्लम सॉल्विंग. देन पर्सनालिटी टेस्ट. पर्सनालिटी टेस्ट क्या होता है कि किसी भी पर्सन के कैरेक्टरिस्टिक्स को वो देखने की कोशिश करते हैं कि वो इंट्रोवर्ट है कि एक्सट्रोवर्ट है, उसका मोटिवेशन लेवल क्या है, लीडरशिप क्वालिटी क्या है, एटीट्यूड क्या है, टेम्परामेंट क्या है. बेसिकली पर्सनालिटी टेस्ट करने की कोशिश करेंगे कि मान लीजिए किसी चीज़ में उनकी बिलीव कैसी है, वो एंजाइटी से कैसे डील करते हैं. क्योंकि क्या होता है कि जब भी आदमी हम लोग सब कोई जब काम करते हैं तो कोई अचानक अगर चेंज इन सिचुएशन होता है तो हम लोग थोड़े एंशियस हो जाते हैं. और हर एक जन का अपना स्ट्रेस लेवल से डील करने का या एंजाइटी से डील करने का अलग अलग तरीका होता है. कुछ लोग भागते हैं, कुछ लोग उसको फेस करते हैं, कम ऑन वी सी व्हाट वी कैन डू. सो दे ट्राई टू टेस्ट द वेरियस पर्सनैलिटीज़ कि वो उसके लिए ठीक हैं कि नहीं है. देन अचीवमेंट टेस्ट. अचीवमेंट टेस्ट में क्या होता है कि वो डिज़ाइन क्या कर सकता है ताकि जो एम्प्लॉयज़ है वो मेजर कर सके कि जो जो जॉब के लिए वो जा रहे हैं वेदर द एप्लीकेंट कैन एक्चुअली डू और नॉट डू. क्योंकि हम लोग अपने बायोडाटा में तो काफ़ी लिख दिया लेकिन हम क्लेम कर रहे हैं मुझे ये आती है, वो आती है, हमें टाइपिंग आती है, सब चीज़ आती है, लेकिन सच में आती है कि नहीं है. इसको हम लोग सैम्पलिंग टेस्ट भी करते हैं जहाँ पे जॉब की भी जो एबिलिटी चाहिए, एप्लीकेंट की जो एबिलिटी चाहिए, उसका स्मॉल पोर्शन उससे टेस्ट कराया जाता है. देन इज़ अ सिमुलेशन टेस्ट. सिमुलेशन टेस्ट में क्या होता है, जो भी काम उसको करना है उसको डुप्लीकेट करके उसको प्रॉब्लम को फेस करने के लिए बोला जाता है कि भैया तुम ये काम करके हमको दिखाओ, ठीक है. और द सच एक्सरसाइजेस आर कॉमनली यूज फॉर हायरिंग मैनेजर्स इन बिग ऑर्गेनाइजेशन दैट वी शुड रिमेंबर. Now assessment center. What are assessment center? It is an extended of the work sample. तो क्या होता है, एक वर्क सैम्पल जो है यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, आपको दिया जा रहा है कि आप एक सैम्पलिंग करके बोल रहे हो कि थोड़ा सा काम करो. यहाँ पे असेसमेंट सेंटर्स में सेंटर्स किए जाए जहाँ पे प्रोसीजर्स किया जाता है, जहाँ पे ग्रुप और इंडिविजुअल एक्सरसाइजेस किया जाता है और स्टिमुलेट किया जाता है कि आदमी काम करे, ठीक है. वो ट्राई करता है इवैल्यूएट करने का कि कैंडिडेट में क्या पोटेंशियल है काम करने की, मैनेजमेंट असेस करने की या स्टैंडर्डाइज मेथड्स क्या क्या फॉलो करने की. नाउ दिस इज द वेरियस टेस्ट विच दे गो थ्रू. Then this is a selection procedure. Every process after you can't get through you are eliminated. And elimination basically selection कम elimination ज़्यादा है. जो लोग नई टेस्ट में क्वालिफाई कर रहे हैं, जिनकी नहीं हो पा रही है, उनको एलिमिनेट लोग करते जा रहे हैं. Then they come to the employment interview. Employment interview, there are lots of type of interviews. एक होता है informal interview. इनफॉर्मल इंटरव्यू होता है जैसे एक फ्रेंड या ऐसे कोई बात करते हैं तो उसे इनफॉर्मल इंटरव्यू. नो वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट व्हाट इज फॉर्मल एंड इनफॉर्मल. वी नो दैट फॉर्मल इज जब एकदम सही तरीके से आपस में बैठ के जूनियर सीनियर बात करते हैं उसे फॉर्मल बोलते हैं. इनफॉर्मल इज मोर ऑफ अ फ्रेंडली काइंड ऑफ थिंग, राइट. इसमें क्या होता है कि इट इज़ नॉट प्लान एंड द स्टाफ इज एकदम अर्जेंटली रिक्वायर्ड. तो वो क्या होता है, एक मैनेजर जल्दी से जल्दी क्वेश्चन करता है और फिर उनको जॉब में रखने की कोशिश करते हैं. फॉर्मल इंटरव्यू क्या होता है,
फॉर्मल इंटरव्यू में एक इंटरव्यू होता है एंड एक पहले से वो लोग डिसाइड करके रखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन पूछना है, उस हिसाब से वो लोग इंटरव्यू करते हैं ना. पैटर्न और स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू. You should remember one thing, whenever the word structured comes, no, structured का मतलब जब भी इस सब context में होता है, हमेशा होता है कि एक सही तरीके से, एक पैटर्न वाइज, एक प्रॉपर फॉर्मेट वाइज कुछ भी. अभी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू जब आ रहा है तो एक फॉर्मेट वाइज उन्होंने स्ट्रक्चर बना के रखा हुआ है. ठीक है, इसमें क्या होता है कि बहुत इफेक्टिव तरीके से पहले ही से सारा क्वेश्चंस बनाया रहता है. और इंटरव्यूअर का क्या काम है, जो भी लोग एप्लीकेशन दे के आए हैं, जिन लोग सिलेक्ट हुए हैं, उनका इंटरव्यू लेना. ठीक है, अब एक प्री डिफाइंड क्वेश्चन फॉर्मेट है, उसी में उन्हें क्वेश्चंस पूछने हैं. ठीक है, अब उसी में उन्हें क्वेश्चंस पूछने हैं. तो जो उनमें इसमें क्या होगा, जो बायसनेस का प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि अपने मन से तो इंटरव्यू इधर उधर ट्विस्ट नहीं कर सकता. तो वो क्या करेगा, जो जितना इंटरव्यू के लिए क्वेश्चंस दिए गए उसी में पूछा जाएगा. हर एक जो भी कैंडिडेट आएगा उनसे सेम सेट ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और जिसके बेस्ट आंसर्स होंगे या जो प्री डिफाइंड आंसर्स पहले ही लोगों ने बना रखे होंगे, जो भी टेस्ट डिज़ाइन कर रहे हैं, उन्होंने इंटरव्यू डिज़ाइन कर रहे हैं, उन्हें बना, जिनके मैच करेंगे उन्हें सिलेक्ट करेंगे. तो इसको गाइडेड और डायरेक्टेड इंटरव्यू भी कहते हैं. देन नॉन डायरेक्ट और अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, इट इज़ जस्ट द ऑपोजिट ऑफ स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू. स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में एक पैटर्न बनाया हुआ है, एक तरीका बनाया हुआ है, उसी में काम कर रहे हैं. अनस्ट्रक्चर्ड में वो पैटर्न और तरीका नहीं होता है. ठीक है, वो एक आप पे कुछ एक सेट ऑफ क्वेश्चंस उनके दिमाग में होते हैं, और जैसे जैसे आदमी जब बात करते रहता है तो अपने आप को और रिवील करता रहता है, राइट. और ये नहीं ज़रूरी है कि एक सेट पैटर्न में क्वेश्चन पूछे. जो इंटरव्यू जो ले रहे हैं वो कुछ भी टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं. तो इसमें क्या होता है ना कि इससे ना कैंडिडेट्स का जो पर्सनालिटी का जो टेस्ट होता है वो बेहतर बन आगे आता है. इंटरव्यू एक्सक्यूज मी, द इंटरव्यू मस्ट बी वेरी कॉम्पिटेंट एंड द डिस्कशन मस्ट नॉट लूज द डायरेक्शन. वो लोग सही तरीके से बस चलना चाहिए. डेप्थ इंटरव्यू, डेप्थ मतलब कि मीनिंग क्या, गहराई. अभी क्या होता है इस इंटरव्यू में, ये सॉर्ट ऑफ सेमी स्ट्रक्चर्ड अप्रोच होता है, जहाँ पे एक डिज़ाइन क्या रहता है कि क्या क्या पूछता है, लेकिन इसके साथ साथ वो एक्चुअली जो इंटरव्यू कैंडिडेट के उनका जो क्या वो सोचते हैं किसी सिचुएशन के बारे में और किसी चीज़ के बारे में, या कैंडिडेट की क्या कैपेबिलिटीज़ है किसी एरिया के बारे में, क्या उसका उसका कैसा ह्यूमन बिहेवियर है, वो सब वो लोग एक्सेस करने की कोशिश करते हैं. देन इज़ द ग्रुप इंटरव्यू. ग्रुप इंटरव्यू में क्या होता है, द ग्रुप्स रादर देन इंडिविजुअल्स आर इंटरव्यूड. उसमें क्या होता है, जैसे मोर ऑफ अ ग्रुप डिस्कशन समथिंग लाइक दैट. उसमें क्या होता है कि एक ग्रुप दिया जाता है, उन्हें एक सिचुएशन दिया जाता है, एंड देन दे आर आस्क्ड टू डिस्कस अमंग देमसेल्व्स. इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि ये वो लोग निकल के आए कि आपस में क्या होती है कि जब ग्रुप में आदमी डिस्कस करता है तो कभी कभी बहस होने लगती है. तो ये है कि ग्रुप डिस्कशन में और पैनल डिस्कशन में उन लोग का पैनल डिस्कशन, बिल्कुल इंटरव्यू में वो लोग क्या करने की कोशिश करते हैं, एक सिचुएशन दिया एंड देन दे आस्क्ड टू डिस्कस और दे आस्क्ड टू आंसर. तो नाउ व्हाट हैपेंस इज वन ऑफ देम ऑटोमेटिकली बिकम्स अ टीम लीडर, अदर फॉलोज, वन शाउट्स. कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जब वो बोलते हैं तो बाकी लोग अपने आप चुप हो जाते हैं. तो एक इंटरव्यूअर का काम है ये सब क्वालिटी उस ग्रुप में एक्सेस करना. नेक्स्ट इज द स्ट्रेस इंटरव्यू. स्ट्रेस इंटरव्यू इज व्हाट, स्ट्रेस इंटरव्यू इज ये चीज़ असेस करना कि कोई भी इंडिविजुअल स्ट्रेस के केस में कैसे रिएक्ट करता है. क्या करते हैं इंटरव्यू जो लेने जाते हैं, वो जानबूझ के कुछ इरिटेटिंग कमेंट्स कर देते हैं, इंटरप्ट करते हैं, बकवास क्वेश्चंस पूछ देते हैं जानबूझ के, जस्ट टू पोक द कैंडिडेट्स. नाउ द कैंडिडेट्स इज वेल प्रिपेयर्ड फॉर द आंसर्स. Now once he happens is if he's constantly poked or he's constantly disturbed, तो one gets irritated. कभी कभी वो बहुत स्ट्रेसफुल से गुस्सा आ जाएंगे इंटरव्यू. तो ये क्या होता है, वो लोग एक स्ट्रेस क्रिएट करने की कोशिश करते हैं कैंडिडेट के मन में, ताकि वो लोग देख सकें कि वो कैंडिडेट स्ट्रेस के साथ कैसे डील करता है. क्योंकि जब हम काम करने जाते हैं तो ऑब्वियसली वी आर इनटू वेरी स्ट्रेसफुल सिचुएशंस बिकॉज चेंजेस आर हैपनिंग कंटिन्यूसली. देयर मे बी लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स और डिफरेंट टाइप्स. तो क्या डिफरेंट प्रॉब्लम आ रहा है, क्या आ रहा है, तो कैसे आप स्ट्रेस के साथ डील करेंगे. ठीक है, बेसिकली ये एक ट्राई करता है असेस करने का कि इमोशनल बैलेंस और रेजिस्टेंस उनका है कि नहीं, और वो उस सिचुएशन को कैसे केयर और स्किल के साथ हैंडल करते हैं. देन पैनल और बोर्ड इंटरव्यू. व्हाट वाज ग्रुप इंटरव्यू, कि एक ग्रुप को आप इंटरव्यू कर रहे हैं, आप
एक आदमी को इंटरव्यू। पैनल और बोर्ड इंटरव्यू में होता क्या है कि इंटरव्यू करने समय एक कैंडिडेट होता और एक पैनल या बोर्ड होता है, ठीक है। अभी इसमें क्या होता है, जो पैनल पूरा बोर्ड होता है, दे ट्राई टू इंटरव्यू द क्वेश्चंस, ठीक है। एंड इट इज़ इसमें प्रॉब्लम यही होती है नेगेटिव साइड में कि क्योंकि इतने सारे इंटरव्यू एक साथ, तो जो कैंडिडेट होता है माइट फील स्ट्रेस्ड आउट। अब इंटरव्यू हो गया, इंटरव्यू में से कुछ लोग सिलेक्ट हुए, कुछ लोग रिजेक्ट हुए, एलिमिनेशन अगेन। नाउ द नेक्स्ट प्रोसेस इज मेडिकल एग्जामिनेशन। मेडिकल एग्जामिनेशन इज व्हाट द एप्लीकेशन वो हैव द एप्लीकेंट्स जो इंटरव्यू के थ्रू निकल गए हैं, उन्हें या तो कंपनी के मेडिकल ऑफिसर के पास जाके अपना मेडिकल एग्जामिनेशन कराना है, या फिर अपना फिजिकल मेडिकल सर्टिफिकेट लाके सबमिट करना है। ये सारे ऑर्गेनाइजेशंस नहीं करते, कुछ करते हैं। देन इज द रेफरेंस चेक। रेफरेंस चेक में क्या होता है, बायोडेटा में जो लोगों को, जो भी कैंडिडेट्स हैं, उन्हें रेफरेंस प्रोवाइड करना पड़ता है उनके एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में से किसी प्रोफेसर्स का, या फिर किसी टीचर का, या फिर अपने जहाँ पहले वो लोग काम कर चुके हैं उनका, ताकि जो एम्प्लॉयर्स है अभी वाले, वो उन्हें अगर ज़रूरत लगे तो उनको फ़ोन करके या वाया मेल वो पूछ सके कि आपका रेफरेंस दिया, हाउ डू यू थिंक द कैंडिडेट इज़, दैट इज़ व्हाट इज़ रेफरेंस चेक। Then after all this comes the final decision कि फलाने को ज्वाइन करना है, इस ऑर्गेनाइजेशन में इस पर्सन को ज्वाइन करना। नो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन recruitment and selection? See, recruitment, as we said, we are searching prospective candidates. What is selection? Selection is choosing the right candidates. रिक्रूटमेंट में क्या होता है, द एम ऑफ रिक्रूटमेंट टू इज द गैदर एप्लीकेशन, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आओ। इसमें क्या होता है, आपको एलिमिनेट किया जाता है, जैसे हमने बताया था, इट इज़ अ नेगेटिव प्रोसेस, एलिमिनेट किया जाता है। पहले रिक्रूटमेंट आता है, इट प्रोसीड सिलेक्शन, उसके बाद आपका सिलेक्शन आता है। फर्स्ट इज रिक्रूटमेंट, देन इज सिलेक्शन। रिक्रूटमेंट कंपेरेटिवली इजी टास्क होता है। क्यों इजी टास्क होता है? क्योंकि सिर्फ लोगों को बुला रहा है, भैया आप आओ, ढूंढ रहे हैं लोगों को कि कहाँ कहाँ से आप बुला सकते हो, बोल सकते हो आओ। और सिलेक्शन डिफ़िकल्ट टास्क होता है, बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, हर एक जगह में, हर एक प्रोसेस में काफ़ी एनालाइज करना पड़ता है, क्योंकि यू हैव टू फाइंड द राइट पर्सन टू डू द राइट जॉब, एंड देन यू हैव टू सी हाउ सक्सेसफुल दैट पर्सन विल बी इन डूइंग द जॉब। सो इट इज़ अ काइंड ऑफ कॉम्प्लिकेटेड टास्क एंड इट रिक्वायर्स a more skill. रिक्रूटमेंट इट डज़ नॉट लीड टू द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस, वो तो बस आपको एप्लीकेशन, जो सिलेक्शन होता है, जो सिलेक्ट हो जाता है जो भी कैंडिडेट, उसके बाद एक उनको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस दिया जाता है। तो ये एक प्रोसेस है फॉर द सिलेक्शन, जिसमें आपका प्रिलिमिनरी इंटरव्यू आता है, देन रिसीविंग एप्लीकेशंस, देन यू स्क्रीन द एप्लीकेशंस, देयर आर वेरियस एम्प्लॉयमेंट टेस्ट, इफ दे आर सिलेक्टेड गुड, दे कम फॉर इंटरव्यू, नॉट सिलेक्टेड रिजेक्ट हो गए। फिर इंटरव्यू हुआ, अगर सिलेक्ट हो गए तो रेफरेंस चेकिंग, नहीं सिलेक्ट हुए तो रिजेक्ट हो गए। रेफरेंस चेकिंग से फिर मेडिकल एग्जामिनेशन, फाइनल सिलेक्शन, एंड जो नहीं होते गए वो रिजेक्ट होते चले गए। नाउ नेक्स्ट इज द एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट और द सिलेक्शन टेस्ट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, डिफरेंट टाइप के होते हैं, इंटेलिजेंट टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, पर्सनालिटी टेस्ट, अचीवमेंट टेस्ट, सिमुलेशन टेस्ट, असेसमेंट टेस्ट। ये टेस्ट सारे हम लोग ऑलरेडी काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं। आप चाहें तो ये नोट्स को आप देख सकते हैं, यू कैन गो थ्रू दिस, इट इज़ गिवन इन द एज अटैचमेंट इन द लिस्ट। अभी इसमें ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि वैलिडिटी मेजर करना कि कितना सही है, जॉब टेस्ट कर रहे हैं वो कितना ज़्यादा इट सूट्स द ऑर्गेनाइजेशन। ये टेस्ट क्यों कर रहे हैं? ताकि आपको हेल्प कर सके स्टूडेंट्स को एडमिशन लेने में, एक करियर गाइडेंस उनको प्रोवाइड कर सके। मान लीजिए कोई बंदा आया है फॉर सम टेस्ट एंड उनकी पर्सनालिटी टेस्ट होती है एंड इट कम्स आउट टू बी रियली गुड, तो दे मे गो फॉर सम अदर जॉब। तो क्या होता है, ये जो एप्टीट्यूड टेस्ट जो होता है, ये एप्टीट्यूड टेस्ट और कैंडिडेट्स को भी हेल्प करता है उनकी कैपेबिलिटीज़ को जानने में। और ऑब्वियसली ह्यूमन बिहेवियर पर्सनालिटी का है, और दूसरा एम्प्लॉय सिलेक्शन में भी हेल्प करता है। देन इट ऑल्सो हेल्प्स इन सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट, अप्रेज करने में हेल्प करता है, उनके काउंसलिंग करने के हेल्प करता है। नाउ द सिलेक्शन टेस्ट दो टाइप के होते हैं, एक एबिलिटी टेस्ट होता है, एक पर्सनालिटी टेस्ट होता है। एबिलिटी टेस्ट में एप्टीट्यूड टेस्ट, अचीवमेंट टेस्ट, इंटेलिजेंट टेस्ट, जजमेंट टेस्ट, वी ऑल डिस्कस दिस। पर्सनालिटी में उनकी इंटरेस्ट टेस्ट आती है, उनकी पर्सनालिटी टेस्ट आती है। प्रोजेक्टिव, जहाँ वो प्रोजेक्ट कर सकते हैं, एक सिचुएशन दिया जाता है और उनको बोला जाता है कि आप इस सिचुएशन में
कैसे हैंडल करोगे। तो अब वो हर एक इंडिविजुअल का किसी भी सिचुएशन को हैंडल करने का अलग अलग तरीका होता है। तो किस तरीके से वो सिचुएशन को हैंडल करेंगे, दैट कम्स अंडर द वेरियस एटीट्यूड्स। सो दिस इज व्हाट इज गिवन इन द एंटायर नोट्स। एप्टीट्यूड्स में स्पेसिफिक एप्टीट्यूड करते हैं, अचीवमेंट में मेजर करते हैं कि क्या पोटेंशियल है उस गिवन एरिया में, उसका क्या नॉलेज है। वी डिस्कस्ड ऑल दिस। I've just given notes so that it becomes easier for you for the examination point of view कि मान लीजिए आपके सिर्फ टेस्ट तक क्या आ जाते हैं तो आप ऐसे करके इसको अलग से लेके लिख सकते हैं। लेकिन वो सारी चीज़ ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं कि जब आपके जो ये सिलेक्शन वाले प्रोसेस में इंटेलिजेंस टेस्ट में होता है कि क्या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ उनके पास है। मेंटल एज जब हम IQ कैलकुलेट करते हैं, इट इज़ मेंटल एज बाय एक्चुअल एज इनटू 100। जिनकी IQ होती है उस हिसाब से हम उन्हें देखते हैं कि कहाँ पे इंटेलिजेंट टेस्टिंग में वो करते हैं। जजमेंट टेस्ट होता है डिज़ाइन टू नो द एबिलिटी टू ऑफ अ पर्सन ऑफ अ नॉलेज ऑफ अ सॉल्विंग प्रॉब्लम। पर्सनालिटी टेस्ट में होता है उनकी इंटरेस्ट क्या चीज़ में है, कैसे वो पर्सन उस चीज़ को सेटिस्फाई कर सकते हैं। बिकॉज फॉर एनी जॉब टू बी परफॉर्म्ड दैट पर्सन शुड बी मोटिवेटेड टू डू द जॉब, and you are motivated to do some job if you like the job, if you are interested in it, if you are interested in certain thing, you like doing it, right? तो कैसे क्या क्या वेरियस व्हाट आर द वेरियस फॉर्म्स ऑफ जॉब्स। देन पर्सनालिटी टेस्ट में आपकी पर्सनालिटी कैसी है वो सामने आती है। Now if you're preparing for NET etc, these questions do come. You can just go through it. According to Morgan and King, MMPI measures the following 10 personality dimensions of a person, जिसमें आपकी होती है कि आपकी एग्जैगरेटेड एंग्जाइटी अबाउट वन हेल्थ इज हाइपोकॉन्ड्रियासिस। यू कैन जस्ट सी थ्रू इट, अब जस्ट रीडिंग इट आउट वंस। फीलिंग ऑफ पेसिमिज्म एंड वर्थलेसनेस, डिप्रेशन होता है। वेरियस एलिमेंट्स सच एज हेडेक विच हैव नो फिजिकल बायस, हिस्टेरिया, एंटी सोशल एंड इमोरल कंडक्ट, साइकोपैथिक डेविएशंस, measure of masculine feminine interests, values and emotional expressions, masculinity femininity, extreme suspiciousness of others' motives, paranoia, irrational thoughts and strong compulsion to repeat meaningless act. It is psychanthia, withdrawal into private world of one's own hallucination, schizophrenia, mild excitement without any clear reason, hypomania, avoidance of other people, social introversion. You see, why is this important? Because though we are not dealing with stress management here, लेकिन stress management forms a very part of the human resource management. As in stress management अब तो बिल्कुल अलग से आपका सिलेबस में ही आने जाता है। क्या होता है स्ट्रेस मैनेजमेंट का, दीज आर द वेरियस टाइप्स ऑफ स्ट्रेस लेवल्स, कि आपका क्या क्या स्ट्रेस लेवल्स में कैसे कैसे होते हैं, उसको कैसे डील किया जाता है। बिकॉज इन एन ऑर्गेनाइजेशन व्हेन वी आर वर्किंग नो, वी हैव टू डील विद डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रेस एंड वी डोंट इवन नो एट टाइम्स दैट वी आर डीलिंग विद दैट स्ट्रेस काइंड। ठीक है, हेडेक होता रहता है और आदमी को पता नहीं चलता है कि इसको हेडेक क्यों हो रहा है, तो देयर इज नो अपरेंट रीज़न, तो वो टेंशन से होता है जो जनरली many of us, almost all of us have faced. And you see, this is आपका है इसमें एक कि various elements such as headaches which have no physical bias, hysteria, see the students have hysteria। तो ये सब चीज़ जो आपके पर्सनालिटी टेस्ट सब में आ जाते हैं। प्रोजेक्टिव टेस्ट, ये हमने आपको बताया कि आपको एक इनकम्प्लीट पिक्चर और इनकम्प्लीट आइटम दिया जाता है और आपको उसका अपने तरीके से अपने इंटरप्रिटेशन बताना होता है। तो इससे क्या होता है, इससे कैंडिडेट्स के क्या वैल्यूज़ हैं, क्या मोटिव्स है, क्या एटीट्यूड है उसके, वो सब चीज़ पता चलता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड प्रोजेक्टिव टेस्ट बिकॉज इट इज़ टू दे इंड्यूस द टेस्ट टू पुट हिमसेल्फ इन टू सिचुएशन एंड टू प्रोजेक्ट और नरेट सिचुएशन। ठीक है, इसलिए इसको एटीट्यूड टेस्ट आपके एटीट्यूड्स को टेस्ट करते हैं। अदर्स टेस्ट विच आर देयर आर ग्राफोलॉजी। ग्राफोलॉजी का मतलब होता है देयर इज अ सिमिलैरिटी दैट दे वांट टू डिड्यूस बिटवीन द काइंड ऑफ हैंडराइटिंग वन हैज़ एंड द पर्सनैलिटी। ठीक है, जनरली कहते हैं जिसके बड़े कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं वो जो डोमिनेट होता है या कॉम्पिटिटिव होता है, जिसके स्लाइट होते हैं उसमें स्लैंट वाला होता है वो थोड़ा सा मॉडरेट होता है। और लेकिन कहते नहीं है हैंड राइटिंग बहुत फुल प्रूफ तरीका नहीं है। दिस इज कॉल्ड ग्राफोलॉजी। पॉलीग्राफिक टेस्ट इज अ लाई डिटेक्टर टेस्ट। ठीक है, इट इज़ टू कन्फर्म, एक एप्लीकेशन ब्लैंक में दिया जाता है उसका लाई डिटेक्टर किया जाता है जब से पोलोग्राफ कहते हैं। देन फिजियोग्नोमी टेस्ट में होता है कि आपके फेशियल एक्सप्रेशन से और बिहेवियर से वो टेस्ट करने की कोशिश करते हैं कि आपके पर्सनल आपका कैसा बिहेवियर है। जनरली क्या बोलते हैं कि जैसे
जिनके थिन लिप्स है बोलते हैं वो डिटर्मिनेट है, जैसे ब्रॉड जॉक्स है टेनासिटी. सो दीज आर द फिजिकल फीचर्स दे ट्राई टू असेस ऑन द काइंड ऑफ personality traits that they try to assess the kind of features they have. जैसे फिजिक्स से बोलता है कि ओवरली फैट पर्सन अच्छा इंजॉय लाइफ इंजॉय करता है, ईटिंग इंजॉय करता है. मस्कुलर बिल्ड वाला टफ है, एक्सरसाइज इंजॉय करता है, रेगुलर रूटीन इंजॉय करता है. स्लाइट वाले बिल्ड वाला इंट्रोवर्ट है, शाय है. Now, what is the advantages of testing? These polographic etc. are not very reliable. Fine. Those intelligence tests, aptitudes were right, but these tests are also there, but they are not very reliable. Advantages of testing में क्या होगा? Future performance predict करने में help करेगा, because you see you have to eliminate people, you have to select the right person for the right job. तो you have to eliminate people. तो आपको maximum ढूंढना है कि हम कैसे eliminate कर सकें और best कैंडिडेट सेलेक्ट कर सके. तो बेस्ट कैंडिडेट सेलेक्ट करने के लिए आपको टेस्ट तो करनी ही है. तो ये टेस्ट फ्यूचर परफॉर्मेंस प्रेडिक्ट करने में हेल्प करता है. देन डायग्नोज करने की में हेल्प करता है सिचुएशन को और बिहेवियर को, कि किसी भी सिचुएशन में आदमी कैसा बिहेव करेगा. देन ऑफर्स बेनिफिट्स ऑफ इकोनॉमी ऑफ स्केल, क्योंकि आपका टेस्ट जो होता है वो इंडिविजुअल भी इसमें नहीं होता है, एक ग्रुप में होता है, तो टाइम और कॉस्ट दोनों बचाता है. देन अनकवर वॉट नॉट कवर्ड बाय अदर डिवाइसेस, जैसे मान लीजिए जो एप्लीकेशंस हो गया, ग्रुप इंटरव्यूज़ हो गया, उसमें तो वो लोग जितने भी है रट के आ गए या फिर अपना प्रेजेंटेशन दे दिए. लेकिन ये एप्टीट्यूड टेस्ट, पर्सनालिटी टेस्ट, ये एटीट्यूड टेस्ट, दिस मेंटल एबिलिटी टेस्ट, वो क्या होता है, वो एक प्रोजेक्टिव टेस्ट, वो आदमी के अंदर के भावनाओं को एक्चुअली प्रोजेक्ट कर देता है, जो बाकी एप्लीकेशन वगैरह में नहीं प्रोजेक्ट हो पाता है. सर्व एज एन अनबायस्ड टूल. देखिए क्वेश्चनर हो या इंटरव्यू का पैटर्न हो, वो उसमें थोड़ी बायसनेस हो भी सकती है, लेकिन एक पर्सनालिटी टेस्ट या प्रोजेक्शन टेस्ट में कोई बायसनेस नहीं हो सकती. दिस एकदम टोटली अनबायस्ड टूल्स है. देन क्वान्टिफाई द टेस्ट रिजल्ट. अभी जब टेस्ट रिजल्ट निकल जाते हैं तो अब उनके अपने तरीके होते हैं कि उसको क्वान्टिफाई करते हैं, एज ए न्यूमेरिकल वैल्यूज़ में डालते हैं. उसके बाद ऑर्गेनाइजेशंस को हेल्प होता है इफेक्टिवली चूज़ करने के लिए बेस्ट कैंडिडेट. नाउ डेवलपिंग अ टेस्ट प्रोग्राम. You see, so a lot of tests has to be done. तो क्या basically होता है, what are the main steps which are involved, so that the organization develops a very good, a very sound test program, so that they select the best candidate for the best job, for the right job. पहला क्या है, पहले आपको ऑब्जेक्टिव्स, देखिए मैनेजमेंट में सबसे ज़रूरी, ऐसे भी लाइफ में भी सबसे ज़रूरी आपके ऑब्जेक्टिव्स आपके क्लियर होने हैं. ठीक है, तो आप एक टेस्ट प्रोग्राम बनाएंगे और डिसाइड करेंगे कि इसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए. पहले हम देखेंगे कि हमारा क्या ऑब्जेक्टिव है, प्रमोट करना है, काउंसिल करना है, क्या इनिशियल प्रोग्राम है, और हमारा एक्सपैंड करना है ऑर्गेनाइजेशन का, जो भी हमारा जो इनिशियल जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, हम वो पहले डिसाइड करेंगे, उसके हिसाब से अपना प्रोग्राम डिज़ाइन करेंगे. आपने पहले अपने ऑब्जेक्टिव सेट किया, उसके बाद आप जॉब एनालाइज करेंगे. जॉब एनालाइज करने के बाद जॉब का आप देखिएगा कि जॉब में क्या करना है. साथ ही साथ आप ये भी देखेंगे कि जो हमारे यहाँ काम करने आ रहा है उसके ह्यूमन ट्रेट्स और स्किल कैसे होने चाहिए. right, because it is also important to create a good organization culture. So if you bring somebody who is extra competitive or extra over ambitious, it might be beneficial for the organization times, but at times becomes very over ambition जो होता है और over competitiveness जो होता है वो टीम स्पिरिट को किल कर देता है. तो you have to analyze the job properly and try to find out the best possible way. Then चूजिंग द टेस्ट टू मेजर द कैरेक्टरिस्टिक्स. कौन सा टेस्ट आप चूज़ करोगे, क्यों जो कैरेक्टरिस्टिक्स आपने डिसाइड कर लिया, तो आप देखोगे कि जब आपने कैरेक्टरिस्टिक्स डिसाइड कर लिया है तो आप देखेंगे कि हमें कौन सा टेस्ट चूज़ करना है जो वो कैरेक्टरिस्टिक्स को अच्छे से स्टडी कर सके. फिर आपका टेस्ट होएगा. ठीक है, वंस द टेस्ट आर चूजन दे आर एडमिनिस्ट्रेटर और एप्लीकेंट्स अंडर टू मेजर द प्री डिटरमिन्ड स्किल्स एंड रेट. उसके बाद आप जो होंगे इस्टेब्लिशिंग क्राइटेरिया ऑफ जॉब सक्सेस. फिर आप क्राइटेरिया फॉर जॉब सक्सेस के लिए करेंगे क्वांटिटी, क्वालिटी, अटेंडेंस रिकॉर्ड, रेट ऑफ एक्सीडेंट, रेट ऑफ प्रमोशन. क्या सक्सेस क्राइटेरिया होगा फॉर इन द टर्म्स आउटपुट. ठीक है, देन आप टेस्ट को एनालाइज करेंगे. एनालाइज करने के बाद आप जो भी है सिलेक्शन में फर्दर प्रोजेक्शन या सिलेक्शन में आप आगे जाएंगे. What are the limitations of these tests? All this time we have said this test is very good, test is very good, test is very good. But what are the limitations?
लिमिटेशंस ये है कि आपका सिलेक्शन का एक प्रोसेस चल रहा है, ये टेस्ट आपको हेल्प करता है, इट इज़ अ सप्लीमेंट, इट इज़ नॉट अ सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, कि आपने क्या किया, पहले रिक्रूटमेंट किया, फिर एप्लीकेशन ब्लैंक किया, फिर इंटरव्यू किया, इंटरव्यू करके आपने कुछ टेस्ट वगैरह किए, तो जो एप्टीट्यूड टेस्ट, पर्सनालिटी टेस्ट, उस सब चीज़ को नहीं कि आप ऑर्गेनाइजेशन में गए, आप मतलब जैसे कॉलेज में गए और एप्टीट्यूड टेस्ट किया, उसी के बेस पे रिजेक्ट या सिलेक्ट कर दिया। कभी कभी क्या होता है ना कि शायद उस एप्टीट्यूड टेस्ट में फॉर सम रीज़न पर्सन हैज़ नॉट बी एबल टू, ही हैज़ बीन सिक, you person came to the college for interview for the placement, and the person has been sick on that day and couldn't perform in the personality test properly, and he was the best job guy for the job. So क्या होता है, आप उसको सप्लीमेंट टाइप लो टेस्ट को, ठीक है, उसको प्रोसेस से सब्स्टिट्यूट नहीं करो। और वो इट इज़ द टेस्ट होता है ना, इट इज़ बेटर एट प्रिडिक्टिंग फेलियर देन सक्सेस। दे जनरली क्या होता है, वो एप्लीकेंट्स के वो क्या क्या परफॉर्म नहीं कर पाते हैं उसको ज़्यादा बोलता है, बल्कि ये नहीं कि कौन कौन परफॉर्म कर पाते हैं। देन इट इज़ नॉट वेरी प्रिसाइज, ये एकदम 100% रिजल्ट नहीं देता है, कभी कभी गड़बड़ भी मतलब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो सकता है, क्योंकि आप क्वान्टिफाइबल जो है आप क्वालिटीज़ मेजर कर रहे हैं। Now, these tests should be validated in the organization in which it is administered. मतलब क्या होता है कि validity means the degree to which the test measures what is meant to measure, कि वहाँ पे वो किस ऑर्गेनाइजेशन में, मान लीजिए अगर एप्टीट्यूड टेस्ट है तो ऑर्गेनाइजेशन में कितना स्टैंड करता है। देन होता है कि टेस्ट को कैसे स्कोर्स का आप कंपेयर कर सकते हैं, कौन सा टेस्ट बेहतर है, कौन सा नहीं बेहतर है। Now the tests are designed to administer and interpret, evaluate only by the trained competent persons, and the candidates should be provided with sample of test, उनको sample provide करना चाहिए before coming up with the queries. Now the other word is e-recruitment. E-recruitment, online recruitment is the buzzword. अभी के समय में e-recruitment is the in thing, कि जो जो हमने बताया था कि ऑनलाइन पोर्टल पे रहता है और उसके बाद वो लोग जाके देख सकते हैं। जस्ट दीज आर द जॉब पोर्टल्स। जॉब पोर्टल्स में क्या हुआ, जॉब पोर्टल्स में उन्होंने ऑलरेडी अपना सब रिज्यूम डाल के रखा है। अभी कोई भी ओपनिंग होगी ऑर्गेनाइजेशन की तो ऑर्गेनाइजेशन जॉब पोर्टल्स को देखेंगे, जो जो उन्हें अच्छा लगेगा उन्हें स्क्रूटनाइज करके अपने यहाँ बुलाएंगे। ठीक है, तो वेबसाइट में क्या होता है, इट्स बिकम्स ईजी। नाउ नेक्स्ट थिंग इज देयर इज अनदर थिंग विच वी नॉट डिस्कस, इज द रिज्यूम स्कैनर। रिज्यूम स्कैनर क्या होता है, रिज्यूम स्कैनर होता है कि एम्प्लॉय के भी जितने भी क्वालिफिकेशंस है, सी इट एनेबल्स द एम्प्लॉयज टू स्क्रीन एंड फिल्टर द रिज्यूम्स थ्रू प्री डिटरमाइंड क्राइटेरियाज एंड रिक्वायरमेंट्स एक्सपीरियंस ऑफ द जॉब. It provides a 24/7 access to the database of resumes to of the employees, facilitating the just-in-time hiring by the organization. तो जो भी ये जॉब पोस्ट हो गए और उसके बाद इसमें क्या होता है ना कि जो एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज़ में या एडवर्टाइजिंग एजेंसीज़ में जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन, तो उन्हें ज़्यादा पैसे लगते हैं। तो उनको मान तुरंत में कोई आदमी कोई एम्प्लॉय चाहिए तो वो रिज्यूम स्कैनर पे अपना डाल के रखते हैं। अभी क्या होता है, जब हम एज एन आई सपोज दिस इज रिज्यूम स्कैनर का पोर्टल खुला हुआ है, जॉब का एप्लीकेशन दिया हुआ है, हमने देखा कि इसमें तो आपको अपना एप्लीकेशन डालना है, तो व्हाट आई विल डू इज सपोज आई राइट कि हमको उसमें चाहिए, उसका एज लिमिट 30 ईयर्स है, माई एज इज़ 32, तो हम 32 एज के वैसे ही छाट दिया, योर एज इज़ 28 एक्सेप्ट कर लिया और सारा चीज़ देखते चला गया। तो दैट वेज बिकम्स ईजियर। ऑनलाइन रिक्रूटमेंट ईजी बहुत ज़्यादा हो जाता है। उसके ऑनलाइन टेक्निक के आपके ऑनलाइन टेक्निक्स में आपके आते हैं डिटेल जॉब डिस्क्रिप्शन स्पेसिफिकेशन दिया रहता है, राइट आदमी आप चूज़ कर सकते हैं। इट इज़ इनकॉर्पोरेटेड ओवरऑल स्ट्रैटेजी, अ वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर सिस्टम रहता है। अलॉन्ग विद दैट बैक ऑफिस सपोर्ट भी रहता है। एंड यू नो आफ्टर ये तो आपके ऑनलाइन रिक्रूटमेंट के हो गए, साथ ही साथ अभी तो ऑनलाइन इंटरव्यूज़, स्काइप पे इंटरव्यूज़, ये सारे चलते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल फॉर रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन. What we have studied are what is the definition, need, importance, process, and various modes of recruitment and selection. One big thing we should always remember is अगर objective question पूछते हैं that recruitment is a positive process, selection is a negative process. Recruitment is a positive process. Why? Because it आपको बुला रहे हैं लोगों को, और selection is elimination. वो एक राइट आदमी को राइट जॉब के लिए सिलेक्ट कर रहे हैं लेकिन बहुत सारे लोगों को एलिमिनेट कर रहे हैं. सो इट इज़ अ नेगेटिव प्रोसेस, राइट. नाउ नेक्स्ट वी कम टू ओरिएंटेशन एंड इंडक्शन. नाउ देयर इज अ मीनिंग, दोनों में डिफरेंस क्या है दैट वील स्टडी.
पहला है इंडक्शन, नेक्स्ट इज ओरिएंटेशन। इंडक्शन क्या होता है? इंडक्शन होता है जब भी कोई नए लोग आते हैं, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में, तो आप उनको जॉब के लिए वेलकम करते हैं। एक छोटा सा इंडक्शन का सेशन होता है। ओरिएंटेशन क्या होता है कि आप उनको सिर्फ मिलाते नहीं हैं, बल्कि उनको कोशिश करते हैं कि इस ऑर्गेनाइजेशन में कैसे से रिहैबिलिटेट कर सके, उन्हें कैसे काम करा सके, उन्हें कैसे ज्वाइन करके वो लोग बहुत कंफर्टेबल हो जाए जॉब के लिए। तो दिस इज ओरिएंटेशन। Induction is one way. The employees, new employees come, they sit, they talk. But the induction is basically जो employers हैं वो बोलते हैं। Induction two way process होता है। Sorry, orientation. Induction में क्या होता है? The induction of the organization within the organization, ठीक है, of the employee within the organization. इसमें आपको बताते हैं। और ओरिएंटेशन में क्या करते हैं? ओरिएंटेशन में दे ट्राई टू इंटीग्रेट द एम्प्लॉय टू द ऑर्गेनाइजेशन, एज इन वो लोग ये कोशिश करते हैं कि एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन का, इंडक्शन में क्या उनका सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया, लेकिन इसमें क्या किया, वो लोग कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से वो मेन स्ट्रीम का पार्ट बन जाए। इंडक्शन इज शॉर्ट टर्म, थोड़ा टाइम लगता है। ओरिएंटेशन इज लॉन्ग टर्म, पहले इंडक्शन होता है फिर ओरिएंटेशन होता है। इंडक्शन में उनको डिटेल प्रेजेंटेशन दिया जाता है ऑफ द कंपनीज रूल्स रेगुलेशन, ब्रोशर दिया जाता है बेनिफिट्स के लिए। जबकि ओरिएंटेशन में क्या होता है, एक्सक्यूज मी, ओरिएंटेशन में क्या होता है कि एक प्रैक्टिकल व्यू ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन दिया रहता है, ठीक है। सो एज वी गो अहेड, सो व्हाट वी हैव सीन इज दैट इट इज़ एन इंट्रोडक्टरी स्टेज। ओरिएंटेशन का हम लोग बात करें, इंट्रोडक्टरी स्टेज है जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन को वहाँ पे सोशलाइज करने की कोशिश किया जाता है। मेन एम है कि एम्प्लॉय जो है वो कमिटेड हो, उसकी जो नए जगह पे आने के बाद जो एंग्जाइटी होती है वो कम हो, जो उसके एक्सपेक्टेशंस होती हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन को उससे एक्सपेक्टेशंस है वो उन्हें बताया जाया जा सके। उस जॉब से उसे क्या एक्सपेक्टेशंस है कि वहाँ जॉब में क्या परफॉर्म करेगा वो उन्हें बताया जा सके, उनको प्रॉपर कंपनी ओरिएंटेशन वगैरह बताया जा सके। ओरिएंटेशन इज अ प्लान्ड इंट्रोडक्शन ऑफ द जॉब्स ऑफ द न्यू एम्प्लॉय टू द जॉब्स, को वर्कर्स, ऑर्गेनाइजेशन, ये सब है। इट इज़ अ टू वे प्रोसेस, या एम्प्लॉय भी बोलते हैं अपने एंग्जाइटीज़, अनसर्टेनिटीज़, नीड्स, वो सब भी बोलते हैं, ठीक है। इट इज़ ऑफर्ड बाय मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉयज़ जनरली। एम्प्लॉयर का क्या, द ओरिएंटेशन इज मेंट टू एजुकेट द न्यू एम्प्लॉयज़ कि कंपनी का क्या पेरोल है, क्या बेनिफिट है, क्या गोल्स है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, इस सब चीज़ के बारे में अच्छे से इससे पहले कि एम्प्लॉय काम करना शुरू करे उसको अच्छे से आप एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताओ, ठीक है। नाउ व्हाट आर द ओरिएंटेशन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़? ओरिएंटेशन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में कोऑपरेशन बिटवीन इंडिविजुअल्स इन द एचआर यूनिट एंड अदर द सुपरवाइजर्स। तो क्या होता है, एक एम्प्लॉय ओरिएंटेशन में उन्हें क्या क्या बताया जाता है? कंपनी ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑपरेशंस के बारे में बताया जाता है, सारे सेफ्टी मेजर्स बताए जाते हैं, फैसिलिटीज़ टूर दिया जाता है, एम्प्लॉयमेंट के बेनिफिट्स के जितने इन्फॉर्मेशन है वो उन्हें बताए जाते हैं, जितने पर्सनल के पॉलिसीज़ हैं वो बताए जाते हैं, जो डेली रूटीन है वो बताए जाते हैं। पर्पस क्या है ओरिएंटेशन का? पर्पस है पर्पसेस है ओरिएंटेशन का कि जो एम्प्लॉयर्स हैं दे हैव टू रियलाइज दैट इट इज़ इन जस्ट नाइस जेस्चर कि आ रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं, बैठ के चाय कॉफ़ी पी रहे, नहीं। ये है कि कुछ आप उनको सिखा रहे हो कि काम क्या करना है, कैसे करना है, ऑर्गेनाइजेशन में कैसे रिटेन रहना है, कैसे बन के रहना है। उन्हें आप सिखा रहे हो कि क्या क्या कॉस्ट एसोसिएटेड है, इसलिए वो जल्दी काम करें, बेहतर काम करें। उनकी एंग्जाइटी जो जॉब पे है वो रिड्यूस करने में हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अगर what happens is the person joins the organization, उसी समय अगर फ्रेंडली एम्प्लॉयर्स उन्हें मिले, उन्हें काम करने के रूल्स रेगुलेशंस अच्छे से पता हो, तो ऑब्वियसली कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। साथ ही साथ उनको काम क्या करना है वो भी पता है, तो भी उनके लिए ईजी होगा। तो क्या होगा, तो जब एंग्जाइटी नहीं होगा तो जो एम्प्लॉय टर्नओवर जो होगा वो रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि वो खुश रहेंगे और उन्हें पता है क्या काम करना है। तो एम्प्लॉय ओरिएंटेशन शोज दैट द ऑर्गेनाइजेशन उस एम्प्लॉय को वैल्यू करता है, उसके ऑब्जेक्टिव्स, रूल्स, वैल्यूज़, मॉडल्स सबको वैल्यू करता है, और वो ये भी ध्यान दे रहे हैं कि उनके करियर डेवलपमेंट में भी वो लोग सहभागिता निभाएंगे। देन
It also saves the time of supervisor and co-workers. Simply put, that is better initial orientation, that the co-workers and the supervisors, they spend time teaching what is to be done. Then to develop realistic job expectation, पॉजिटिव एटीट्यूड्स एंड जॉब सेटिस्फैक्शन, कि जब ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ आ रहा है उसी समय उनसे बता दिया जाए कि भैया आपसे ये चीज़ एक्सपेक्टेड है, आप अच्छे से काम करो, आपको काम करने के ये तरीके हैं, अच्छे से काम करो, जितने वैलिड एटीट्यूड्स हैं हम आपको बता दे रहे हैं, मिस्टेक्स ना करो, बस एवरीबडी इज़ हैप्पी. Now, what is the orientation process? Next we studied what is the difference between induction and orientation. पहले induction होता है जो हाई हेलो हुआ, उसके बाद orientation process होता है जो थोड़ा लंबा होता है. उसके बाद orientation process होता है introduction general formal meeting. orientation हमने पढ़ा कि क्यों करता है. प्रोसेस क्या है? प्रोसेस है, सबसे पहले एक जनरल इंडक्शन होता है. पहले फेज में एचआर डिपार्टमेंट को क्या करता है, इंडक्शन करना होता है, जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन से का काम है, जो एचआर डिपार्टमेंट काम है, ऑर्गेनाइजेशन के मिशन, हिस्ट्री, ऑब्जेक्टिव्स, फिलॉसफी, वो उनको बताया जाए. साथ ही साथ उनके सर्विस कंडीशन, पे, पर्क्स, प्रमोशन प्रोसीजर, पर्सनल पॉलिसीज़, ग्रीवेंस हैंडलिंग के क्या तरीके हैं, उसके बाद ये सब 1-2 दिन लेके उन्हें बताया जाए. ये जनरल इंडक्शन हुआ. देन इज़ अ स्पेसिफिक इंडक्शन. स्पेसिफिक इंडक्शन में क्या होता है कि ये तो एचआर डिपार्टमेंट ने जनरल इंडक्शन किया, स्पेसिफिक इंडक्शन हो जाए वो जो एम्प्लॉय जो आ रहा है उसका सुपरवाइज़र करता है. वो क्या करते हैं, they try to focus on the overall aspect of the new job, right? The employee is introduced to the new job, उसको place of work दिखाते हैं, premises दिखाते हैं, उन्हें workers, co-workers उनसे मिलवाते हैं, उनके काम करने के procedures, methods, custom, routines, रूल्स, रेगुलेशंस, ये सारे बताते हैं. और साथ ही साथ उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, सॉर्ट ऑफ ट्रेनिंग जो उन्हें हेल्प करते हैं उनके न्यू एनवायरनमेंट में उनको सीखने के लिए, एडजस्ट करने के लिए. और ये वीक और इवन मंथ्स चल सकता है. देन इज़ अ फॉलो अप इंडक्शन, द जनरल इंडक्शन एचआर डिपार्टमेंट, स्पेसिफिक इंडक्शन the manager or the supervisor of the employee, and then is the follow up induction. follow up induction में क्या होता है कि इंडक्शन जब हो गया उसके बाद वेरीफाई वेदर द न्यू एम्प्लॉय हु हैज़ कम हैज़ एक्चुअली एडजस्टेड विद द वर्क और ऑर्गेनाइजेशन और नॉट. वो क्या करते हैं, वो एम्प्लॉयज़ की सुपरवाइज़र और एक क्वालिफाइड स्पेशलिस्ट ऑन इंडस्ट्री साइकोलॉजी उन्हें बुलाते हैं और इंडक्शन ट्रेनिंग देते हैं, और एम्प्लॉय सजेशन और एडिक्वेसी और अदरवाइज ऑलरेडी कंडक्टेड इंडक्शन प्रोग्राम्स वो लोग देखते हैं. और ये फीडबैक उन्हें प्रोवाइड करने में हेल्प करता है, असेस करने में हेल्प करता है कि जो रिक्वायरमेंट्स है वो उस काउंसलिंग के लिए क्या चीज़ के लिए वो जो एम्प्लॉई आया हुआ है वो सच में बहुत अच्छे से एडजस्ट कर गया है कि नहीं किया है, उन्हें और ट्रेनिंग की ज़रूरत है कि अब वो काम कर ले रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, क्या करें. उसके लिए ये फॉलो अप इंडक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. So this is all for this chapter. Here we studied about the selection in the entire process of recruitment and selection, basic difference between induction and orientation, what are the why is orientation important, as well as the process of orientation. That will be all. Stay safe, stay home, follow the government good lockdown guidelines, please. Happy learning. Thank you.